नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूं लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टैट, यूपी टैट और सभी स्टेट टैट एग्जाम या फिर KVS, DSSS, NVS जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम CDP के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से अपने। तो पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है इसमें हम देखते हैं। जो विकास की जो हमारी प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रक्रिया, इसमें बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे पर्सनैलिटी जिसे हम बोलते हैं, बिहेवियर व्यवहार का होता है। जीवन मूल्य को सीखता हो कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के प्रति, शांत व्यवहार रखना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ और किसका विकास होता है, क्या क्या शामिल है इस प्रक्रिया में। दृष्टिकोण, बिल्कुल आपका दृष्टिकोण कैसा किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, किसी भी चीज़ के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है आपका स्वभाव, बच्चे का स्वभाव कैसा है, मतलब गुस्से वाला स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव का बच्चा है ना, शांत प्रवृत्ति का है, कैसा है। रुचियाँ बच्चे को बहुत हेल्प करती हैं शिक्षा में। बच्चा रुचियों को जैसे मोटिवेट होता है, जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें वो लगन से काम करता है, तो ये भी होता है। फोर्थ है आदतें, जो बच्चे की जो रुचियाँ होती हैं वो आगे चल के बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो जाती हैं बहुत से लोगों के। तो यहाँ पर ये भी है विकास की प्रक्रिया में, ये भी आता है और आदतें तो होती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये सभी आती हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को शामिल किया था। हम बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसमें हम बच्चे के बारे में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है, मतलब एज के साथ साथ बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। बॉडी में मतलब उसका वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है ना। पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, समाज का प्रभाव पड़ता है, उससे बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आता है। तो ये तो होगा, आयु के साथ साथ होने वाले परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल इसका अध्ययन हम करते हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, मतलब एक पर्टिकुलर एज में बच्चा कैसी मेंटलिटी रखता है, कैसे चीज़ों को सीखता है, कैसा बच्चे उस एज में, उस पर्टिकुलर एज में एक जैसी चीज़ें करते हैं, एक जैसी चीज़ें सीखते हैं। तो हाँ बिल्कुल हम इसका भी अध्ययन करते हैं। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। मतलब जैसा जैसा बच्चे का विकास होता है, जैसे जैसा बच्चा बड़ा होता है, तो उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर परिवेशजन्य, मतलब उसके आसपास का जो वातावरण है, जैसे उसके पेरेंट्स है, समाज है ना, और उसके आनुवंशिक हमारे जो गुण होते हैं, जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, उनका प्रभाव बच्चे पर किस तरीके से पड़ता है। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो हम इसकी स्टडी भी करते हैं। समाज का ज़्यादा पड़ता है या फिर बच्चे के हेरिडिटी का आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनका ज़्यादा पड़ता है। ये बच्चे पर अलग अलग, हर बच्चे पर अलग अलग पड़ते हैं। किसी पर समाज का ज़्यादा पड़ेगा, किसी पर उसके जो पेरेंट्स जो उसे जीन्स मिले उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसमें तीनों की स्टडी करते हैं, ऊपर जो तीन ऑप्शन है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन, ये सभी सारे हम इसमें सभी की स्टडी करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। लोस्की, मॉस्को, स्किनर, अरस्तु। देखो इसका रटा आंसर है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये होते हैं कि जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको उनसे पता है तो आप लगा दोगे, नहीं पता तो आप तुक्का ही मारोगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका सही है। स्किनर इस बात को बोलता है कि क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया विकास जो है, उसने इस बात को क्यों बोला, क्योंकि उसने भी स्टडी करी बच्चे के डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। उसने अपनी थ्योरी दी, अपनी थ्योरी में उसने बोला कि बच्चे का जो विकास है एक क्रम में चलता है और ये विश्व में इसी तरीके से चलता है। जैसे बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सबसे पहले वो अपने सिर को संभालना स्टार्ट करता है। मतलब बहुत से जो थ्योरिस्ट, बहुत से जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। सबकी थ्योरी में कुछ न कुछ बहुत सी बातें सेम होती है और बहुत सी बातें अलग भी होती है। जिस मनोवैज्ञानिक जो बात छोड़ दी वो बात दूसरे मनोवैज्ञानिक ने पकड़ ली और उसके ऊपर उसने थ्योरी बना दी। मतलब सब मनोवैज्ञानिकों ने विकास के ऊपर, बच्चे के विकास के ऊपर अलग अलग थ्योरी दी है अपनी,
और अपनी 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 बात बताइए। तो स्किनर इस बात को बोलता है कि ये क्रमिक गति या मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया जो विकास है। तो ये आपका स्किनर बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अब बताओ, विकास का जो सिद्धांत है उसमें जो है शिक्षक की सहायता करता है, क्या सहायता करता है इनसे? फोर्थ क्वेश्चन आपका है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। अब जो शिक्षार्थी है मतलब जो शिक्षा ले रहा है उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में सहायता करती है जो विकास का जो सिद्धांत है? नहीं, वो तो बच्चे के बारे में पता करते हैं, सिर्फ आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में सहायता करते हैं जो विकास का सिद्धांत है, ऐसा तो नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करना, मतलब आपको रीज़न देना है कि हमें बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हम ऐसा थोड़ी करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये हो सकता है। फोर्थ है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखो सिर्फ अगर एक स्तर की बात करें तो वो तो वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, जैसे आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने की बात कर दी, सिर्फ सामाजिक स्तर को पहचानने की बात कर दी, है ना। बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बच रहा है आपका थर्ड, शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। मतलब जो अधिगम शैली, जो स्किल है, बच्चे की लर्निंग जो स्किल्स हैं, बच्चा कैसे सीखता है, उनको क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है, उसको हम क्या करेंगे, संबोधित करेंगे कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। एक टीचर जो है विकास के सिद्धांतों का इसलिए यूज़ करता है, उसको इसलिए ज़रूरी है एक टीचर के लिए, ताकि वो ये समझ सके कि बच्चा कैसे सीखना पसंद करता है, बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। बिल्कुल, जो गुण होते हैं, आनुवंशिक जो गुण होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आते हैं, पेरेंट्स से फिर वो हमारे में आते हैं, हमारे से फिर हमारे जो बच्चे होंगे उनमें जाते हैं। तो ये सिर्फ माता से आते हैं, सिर्फ माता से, तो ये तो नहीं कह सकते, सिर्फ पिता से ये भी नहीं, माता पिता दोनों से, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है आपका फोर्थ है, क्योंकि ये हमें माता पिता से मिलते हैं, और माता पिता को किन से मिले, उनके भी पेरेंट्स से। तो यहाँ पर पूर्वजों का आ गया ना ये, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण बिल्कुल आनुवांशिक कहलाता है। बिल्कुल ठीक। आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? अब ये आनुवांशिकता के बारे में ये एक विचारक है, ये भी आपका रटने वाला क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए, या तो आपको थ्योरी पता हो या आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता हो, नहीं तो आप इनमें गलत ला के आओगे। तो आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। ये किसने बोला? H.A. पेटरसन ने, अब्राहम मैस्लो ने, वुडवर्थ ने, या जेम्स ड्रेवर ने। तो ये आपका जो जेम्स ड्रेवर थे, इन्होंने इस बात को कहा था। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि किस विचारक ने क्या बात बोली है, इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी जो डेफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का हम क्या क्या अर्थ मानते हैं? एक बच्चा जो होता है न्यूबॉर्न बेबी, शेष अवस्था में, वो एक असामाजिक बच्चा होता है ना, असामाजिक प्राणी बोलते हैं उसे। जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने माता पिता से इंटरेक्शन करता है, फिर अपने गली समाज से करता है, मतलब स्कूल से करता है, फिर उसके बाद वो समाज में आता है। तो बच्चे का इसी तरीके से समाजीकरण का मतलब है कि वो इंटरेक्शन करना सीखता है लोगों से, और इंटरेक्शन करने के बाद वो उसके बिहेवियर में जो चेंज होता है वो समाजीकरण के कारण ही होता है। तो इसमें समाजीकरण का अर्थ इनमें से क्या निकाला जाएगा? सामाजिक मानदंडों का कठोरता से पालन करना, कठोरता से पालन करना नहीं भाई, ये नहीं होगा। समाज में समायोजित होना, ये हो सकता है। सामाजिक, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। आप विद्रोह करना तो नहीं सिखाओगे अगर आप एक टीचर हो, तो बच्चा करेगा आप तब भी नहीं करने दोगे। सामाजिक विविधता को समझना, फोर्थ ऑप्शन भी आपका हो सकता है। तो आपका जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सामाजिक विविधता को समझना, समझेगा बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे को समाजीकरण का अर्थ पूछा, समाज में समायोजन होना, मतलब समाज में घुल मिलना, इंटरेक्शन करना। तो आपका यहाँ पर इसका अर्थ पूछा है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सही है आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास होता है। मतलब जो समाजीकरण को, जो बच्चे समाजीकरण को ज़्यादा महत्व देते हैं या उनमें समाजीकरण का विकास हो जाता है,
तो वो सोचता है कि मेरा तो विकास, मेरा तो फ़ायदा हो, साथ में दूसरे का भी फ़ायदा हो, मतलब मुझे नुकसान नहीं होना, मतलब मेरा तो नुकसान ना हो लेकिन दूसरे का भी नुकसान ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इनमें समाजीकरण की भावना होती है वो हम की भावना रखते हैं, और जिनमें समाजीकरण का विकास नहीं होता वो मैं की भावना रखते हैं। मैं मतलब सिर्फ मेरा फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे का फ़ायदा हो ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। समाजीकरण की जिसमें विकास हो जाता है जिस बच्चे में, वो सोचता है कि यार मेरा तो भला हो रहा तो दूसरे बंदे का भी भला होना चाहिए। अगर मेरा भला हो रहा लेकिन मेरी वजह से दूसरे का बुरा हो रहा है तो वो फ़ायदेमंद है, वो चीज़ मैं काम करूँगा ही नहीं। मतलब उनमें हम की भावना होती है कि मेरा सही होना हो रहा है तो दूसरे का भी काम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो वो क्या सोचते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की सोचते हैं वो, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे को ज़रूरत है जॉब की तो आप उसकी हेल्प करोगे, एक साथ काम करोगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो निम्न विचारकों में से किसी एक बात भी किसने कही, देखो यहाँ पर आपके है क्वेश्चन आज से हैं जो पूछे जाते हैं और सीधा डेफिनेशन होती है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन पता है तो आप आंसर लगा दोगे, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये किस विचारक ने बोला जो ये बात है, ये बोलती है रोस ने, ठीक है। किम्बल यंग ने नहीं बोली, अरस्तु ने बोली, वाइगोत्स्की ने तो बोली ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की होती है, ठीक है। दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, इस अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, क्या चीज़ सीखता है? पहला ऑप्शन है आपका निष्क्रिय शब्दों के द्वारा, सबसे ज़्यादा वो निष्क्रिय शब्दों के द्वारा सीखता है। गलत, ये तो होगा नहीं। निष्क्रिय शब्द का तो मतलब हो गया कि एक होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब आप ये मान सकते हो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, निष्क्रिय जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता, आप ऐसे समझो। तो ऐसे शब्दों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है जिनका अर्थ नहीं निकलता, नहीं, ये तो होता ही नहीं ऐसा तो कुछ। क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो मम्मी होती है बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वो उसको भी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं कि बेटा मम्मी बोल, भी ये बेटा ये बोल है ना, ये चीजी, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बच्चे के समझ आए, उनमें कुछ अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अमूर्त चिंतन के द्वारा बच्चे में इस टाइम तक चिंतन करने की क्षमता ही विकसित नहीं होती, तो कैसा करेगा चिंतन वो? दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। भाषा के नए अर्जन ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, भाषा के नए अर्जन ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ये भी नहीं होगा। बच्चों को इस एज में भाषा भी नहीं आती, भाई साहब जी नहीं आती उसे, वो खुद शब्दों को ढंग से नहीं बोल पाता, वो सामने वाला जो शब्द बोला उसी को नहीं बोल पाता बच्चा। हाँ 2 साल के लास्ट में आते आते सीख जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑल ओवर एवरेज लेकर चले तो बच्चे को इस एज में नहीं आता बोलना, आप ये मान चलोगे। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अब बच्चा यहाँ पर इंद्रियों का प्रयोग करता है, अपनी हाथ का, पैर का, आँखों का, कानों का। अगर बच्चे को साइड से आवाज़ आ रही है तो साइड की तरफ, आपकी तरफ फेस घुमा देगा वो, है ना। आप ताली बजाते हो तो आपकी तरफ देखता है बच्चा, आप उसकी तरफ स्माइल करते हो तो वो भी स्माइल करता है कि हाँ वो समझता है इस चीज़ों को, आँखें झपकाता है। तो इस एज में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और हमारी इस वीडियो का। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मतलब पियाजे की ने स्टेजेस दी थी कि विकास जो है स्टेजेस में होता है, उसने 4 स्टेजेस दी। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है? जो बच्चा 0 से 2 साल का होता है उस बच्चे को नहीं पता होती कि वस्तु क्या है। अगर आपने उसके सामने बॉल लेकर आए तो वो बॉल देख लेगा, आपने बॉल पीछे दुबका ली तो उसके माइंड से एकदम उड़ जाएगी कि हाँ बॉल नाम की कोई चीज़ भी होती है, उसने मुझे कुछ दिखाया भी था। मतलब उसका इतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे का भी इस एज में। उससे अगली जो एज होती है आपकी, होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस एज में बच्चा वस्तु स्थायित्व सीख जाता। अब 2 से लेकर 7 साल का बच्चा है, 7 साल के में मिलेगा आप लगा लो, 7 साल के बच्चे में इतना दिमाग आ ही जाता कि मेरे सामने कोई चीज़ है और वो दिखाई है और वो पीछे दुबका दी पापा ने या मम्मी ने मेरे को खिलौना है, मैं उससे ज़्यादा खेल रहा हूँ तो वो खिलौना मम्मी ने दुबका दिया। तो बच्चे को बाद में भी याद रहती है कि हाँ एक खिलौना था, मेरे पास एक गाड़ी थी और वो अब नहीं है। मतलब अब किसके पास हो सकती है? तो मोस्टली बच्चे मम्मी के पास जाते हैं क्योंकि वही घर की साफ़ सफाई करती हैं, रखाव वही करती है, तो बच्चा उन्हीं के पास जाता है तो उनसे पूछता है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने CTP के 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।